हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आइए अपने मूल बिंदु पे आते हैं। आज हम लोग बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। भारतीय पार्लियामेंट, भारतीय संसद के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी भाग 5 के अंतर्गत आप लोग जो पढ़ रहे थे, इसमें से आप लोगों ने भाग 5 के जो अध्याय बटे हुए हैं, अध्याय 1 आपने पढ़ रखा है जो कार्यपालिका से संदर्भित था, और भाग 2 आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि विधायिका से संबंधित है। मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी संवैधानिक राष्ट्र में यह चीज़ एक आवश्यक बिंदु होता है कि 3 इकाइयाँ महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। एक तो होती है कार्यपालिका, दूसरी विधायिका और तीसरी न्यायपालिका। तो अभी तक तो हम लोगों ने कार्यपालिका के संदर्भ में पढ़ा। अनुच्छेद भाग 1 के तहत जो पढ़ा, भाग 5 में अध्याय 1 के तहत जो पढ़ा हम लोगों ने, वो अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा पूरी तरह से कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका की इकाई में हम लोगों ने देखा कि आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल, ये जो प्रशासन की बड़ी इकाई होती है, कार्यपालिका की इकाई जो होती है, कार्यपालिका जो होती है, इसके बारे में हम लोगों ने विशद रूप से चर्चा कर रखी है। आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाग 5 जो हमारा है ये काफ़ी लेंदी, बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करता है। लगभग 99 अनुच्छेद इसमें आपको मिलेंगे, लगभग 99 अनुच्छेद आपको इसमें मिलेंगे। आप देखेंगे कि जो आपका संघ है, जैसे मैंने भी आप तो लोगों को पढ़ाया है, वो भाग के आधार पर अगर आप देखेंगे तो भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में, भाग 2 नागरिकता के संदर्भ में, भाग 3 फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के बारे में, भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, और भाग 5 हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें भाग 4 का पढ़ा, वहाँ पर हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखा था, ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उनके बारे में। और फिर उसके बाद भाग 5 हम लोग देख रहे हैं जिसमें आप लोग अनुच्छेद में अगर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक इसमें पढ़ेंगे। बाकी के आर्टिकल्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत थोड़े थोड़े रहे हैं, जैसे संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 वाला जो केवल 4 अनुच्छेदों को कवर करता था। उसके बाद में आप देखेंगे 5 से लेकर 11 तक भाग 2 नागरिकता कवर करता था, इसमें भी बहुत ज़्यादा अनुच्छेद उस रूप में नहीं थे। इसके बाद तीसरे नंबर का जो था फंडामेंटल राइट जो था, वो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 के मध्य में था, ये थोड़े से ज़्यादा अनुच्छेदों को कवर करता था अपेक्षितया भाग 1 भाग 2 के। उसके बाद भाग 4 में हम लोग देखते हैं तो 36 से लेकर के 51 तक आपको मिलता है, और देन उसके बाद भाग 4 का देखते हैं तो उसमें केवल अनुच्छेद 51 का मिलता है। ठीक, ये तो हम लोगों ने देखा। फिर अब हम लोग भाग 5 जब शुरू करते हैं तो अनुच्छेद 52 से लेकर के बच्चों अनुच्छेद 151 तक इसमें आर्टिकल्स हैं। इसको कई अध्यायों में बांटा गया है। मूल रूप से इसमें दो अध्यायों को विशेष मतलब जो है आधार बनाया गया है, जिनमें से पहला आपका है संघीय कार्यपालिका, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक, जिसमें मैंने अभी आप लोगों से जिक्र किया राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, ये सारे बिंदु हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग आज विधायिका के संदर्भ में स्टार्ट करेंगे। 3 इकाइयाँ मैंने आप लोगों को बताई हैं। पहला तो जो विधि निर्माण कार्य करने की इकाई होती है, दूसरी इकाई आपकी कार्यपालिका की होती है, और तीसरी आपकी न्यायपालिका की होती है। विधायिका जो कानूनों को निर्माण करती है, कार्यपालिका उसको क्रियान्वित करती है, और क्रियान्वयन में अगर कोई दिक्कत संवैधानिक रूप से आती है, जनता और सरकार के मध्य कोई टकराव की स्थिति आती है, तो न्यायपालिका उसका जजमेंट करती है कि क्या न्याय संगत है, क्या कार्यपालिका ने विधायिका के बनाए नियमों का सही ढंग से अनुसरण किया है कि नहीं किया है, ये न्यायपालिका का कार्य करती है। तो आज आइए हम लोग जानते हैं विधायिका के संदर्भ में। ठीक है, विधायिका के संदर्भ में विधायिका जो हमारी है वह अनुच्छेद 78 के बाद के क्रम में स्टार्ट होते हैं, यानी 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 तक के जो है सेगमेंट इसमें कवर होते हैं। ठीक है, ये हमारी भारतीय संसद के संदर्भ में है। हमारा अनुच्छेद
पहला जो आर्टिकल इसमें अनुच्छेद 79 स्टार्ट होता है वो यही कहता है कि भारत की एक संसद होगी। ठीक है, भारत के संसद के संदर्भ में अनुच्छेद 79 स्टार्ट होता है। इसके बाद में आप जानते हैं कि हम लोग ये मानते हैं, मतलब हमें पहले से पता है कि जो संसद होती है वह 3 इकाइयों से मिलकर के बनी होती है। पहली इकाई होती है कार्यपालिका का जो प्रधान होता है यानी राष्ट्रपति महोदय होते हैं, और दूसरे होते हैं राज्यसभा, और तीसरी इकाई होती है लोकसभा। ये 3 मिलकर के क्या करते हैं, संसद का हमारे निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, संसद का निर्माण करते हैं। पहली इकाई कौन होते हैं, राष्ट्रपति महोदय, दूसरे होते हैं राज्यसभा होती है, और तीसरा आपका लोकसभा होती है। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय के संदर्भ में हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे किस रूप में कार्यपालिका के प्रधान की भूमिका में रहते हैं। लेकिन ये संसद का जब भी कोई निर्माण अगर पूछेगा कि संसद क्या होती है, संसद किन किन से मिलकर के बनी है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 3 इकाइयाँ मिलकर के संसद का गठन करती हैं। संसद में वैसे व्यवहारिक रूप में अगर हम देखा जाए तो लोग समझते हैं लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन साथ ही साथ जब संसद की पूरी बात होगी तो साथ ही साथ जुड़ेंगे आपके राष्ट्रपति महोदय भी उसमें। ठीक है, बिना राष्ट्रपति के संसद कंप्लीट नहीं होगी। चलिए आइए अब एक बिंदु पे बात करते हैं। तो अनुच्छेद फिर इसके बाद का जो 79 के बाद अनुच्छेद 80 या 80 आता है, उसमें क्या कहा गया है, उसमें राज्यसभा के गठन के बारे में बताया गया है, और फिर उसके तुरंत बाद वाला अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा के गठन के बारे में। तो ये बेसिक बातें हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, सीधे इससे क्वेश्चंस बनेंगे। जितने भी स्टेटमेंट्स हमारे शब्दों मुंह से निकल रहे हैं, ये कोशिश करिएगा कि एक एक शब्द आपके दिमाग में कंठस्थ होने चाहिए, और जो बच्चे ज़रूरी समझे वो अपने नोट्स भी बनाते रहें। लगभग करीब में सारे तथ्य आपके जो शब्द निकलते हैं वो आप उसको ध्यान से सुने, और अपनी जगह पर अगर ज़रूरी समझें तो उसको नोट भी करते रहें, अन्यथा आप भूल जाएंगे फिर एग्ज़ाम के समय आपको ठीक से वो रिवीजन करने में असुविधा होगी। तो साथ अपने नोट्स भी बनाते रहिए। तो अनुच्छेद 79 संसद के गठन के बारे में है, अनुच्छेद 80 जो है वह राज्यसभा के गठन के बारे में है, और अनुच्छेद 81 जो है वह लोकसभा के गठन के बारे में है। आइए हम लोग एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं, एक एक को जानते हैं कि क्या जो हमारी संसद है, तो संसद के गठन में क्या क्या भूमिका रही है, कैसे कैसे संसद का गठन किया गया, मूल संविधान में संसद के संदर्भ में क्या क्या बातें बताई गई थी। तो आज जो वर्तमान स्वरूप दिखता है तो पहले के स्वरूपों में क्या कोई भिन्नता थी, ये तमाम सारे विषय आज हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग पहले उठाते हैं लोकसभा, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं लोकसभा पहले। तो लोकसभा जो है, जैसा कि मैंने बताया, इसके बारे में अनुच्छेद किस में दिया गया है, अनुच्छेद 81 में दिया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 81 लोकसभा। और लोकसभा जानते हैं कहने के लिए तो निम्न सदन है, और इसे निम्न सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप में हम देखें कार्य के रूप में, तो निम्न सदन होते हुए भी सबसे महत्वपूर्ण सदन है। यह अस्थायी सदन के रूप में भी होता है, क्योंकि हर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद क्या होता है, लोकसभा स्थगित कर दी जाती है, और नए इलेक्शन होते हैं, और नई सरकार, नई लोकसभा गठित होकर के आती है, और फिर वो कार्य का संचालन करती है। यही परिस्थिति अगर राज्यसभा के संदर्भ में देखेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट है। राज्यसभा कभी भी अस्थायी रूप से विघटित नहीं होती है, उसका 2/3 जो है सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी उसमें चलती रहती हैं। तो बहरहाल लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में एक बड़ा अंतर है, लेकिन हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्या, लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा का क्या होता है, 5 साल बाद इसका गठन हो जाता है, नई सरकार नई गठन के रूप में आती है। लेकिन ये कहने के लिए निम्न सदन है, लेकिन बच्चों ये होता क्या है, सॉरी मैंने अभी 2/3 सदस्य कह दिया, लेकिन ये 2/3 सदस्य नहीं, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के बारे में देखते हैं। तो देखिए आज हम लोग वर्तमान स्वरूप में देखते हैं लोकसभा के सदस्यों के बारे में। पहले बिंदु यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो क्या लोकसभा की संरचना आज वर्तमान स्वरूप में दिख रही है वो कितनी है। जैसे आप लोग किताबों में पढ़ते हैं, अक्सर आपको लगता है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 सुनने में आता है, लेकिन अभी आप किताबों में फिर उठाते हैं तो देखते हैं कि नहीं, या मैगजीन्स वगैरह में पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 543 निर्वाचित वालों को और 2 मनोनीत वालों को भी ले लेंगे तो 552 की संख्या 545 की संख्या आपको दिखाई देती है। तो दोनों में अंतर क्या है, इन सब विषयों पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है लोकसभा में वह 552 है, यानी लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं।
लेकिन वर्तमान समय में है नहीं, ठीक है। तो ये अधिकतम सदस्यों की संख्या, एक बात आप याद रखिएगा, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 52 है। और वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 54 है, सॉरी 545 है, ठीक है। कितनी है? 545 है, ठीक। कितने? अभी लगभग 7 सदस्य कम है जो अधिकतम सदस्य संख्या है, ठीक है। आइए तो देखते हैं कि इसकी संरचना में कितना राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, कितना और लोगों का, मतलब SC ST का कितना प्रतिनिधित्व होता है इसमें। और यह हम लोग पहले कहें राज्य और केंद्र के बारे में पहले जानते हैं, फिर और भी चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो केंद्र के प्रतिनिधित्व के बारे में अगर हम बात करें या राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में बात करें, तो पहला जो होता है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। देखिए इसमें अगर जो सदस्य हैं, अधिकतम सदस्यों की संख्या को देखा जाए तो 2 इकाइयों में बढ़ता है ये। पहला निर्वाचित और दूसरे मनोनीत। तो लोकसभा में 2 आधार पर लोग बांटे जाते हैं, सदस्यों की संख्या 2 आधार पर बांटी जाती है। एक तो निर्वाचित जो इलेक्ट होकर के सदस्य आते हैं, और दूसरे मनोनीत सदस्य। तो जो निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या होती है वह टोटल संख्या का मतलब 550 सदस्य होंगे। अधिकतम सदस्यों के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वर्तमान के सदस्यों की संख्या के बारे में अभी इसके बाद चर्चा करेंगे। तो क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो होती है वो कितनी? 550 की होती है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो हमारी होती है वो कितनी होती है? 550 सदस्य निर्वाचित होते हैं। और मनोनीत सदस्यों की जो संख्या होती है, जो एंग्लो इंडियन व्यक्ति होते हैं, उनकी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और राज्यों से जो है 530 सदस्य राज्यों से चुन करके हमारे आ सकते हैं अधिकतम सदस्यों की संख्या। और जो है संघ राज्य क्षेत्रों से 20 सदस्य हमारे निर्वाचित होकर के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम जो है सदस्य लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 20 सदस्य हैं। और राज्यों से लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 530 है। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, वरना भ्रमित होते हैं और ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अधिकतम लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्वाचित होकर के आने वाले 530, अधिकतम संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होकर के आने वाले सदस्यों की संख्या 20। लेकिन वर्तमान में यह स्वरूप नहीं है, मैं अधिकतम की बात कर रहा हूँ। तो देखिए अधिकतम 530 सदस्य राज्यों से आ सकते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, और 2 सदस्य क्या होते हैं? वो चुन करके ना करके मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को, 2 लोगों को नियुक्त किया जाता है, ठीक है, रख लिया जाता है, ठीक, जो एंग्लो इंडियन होते हैं। लेकिन वर्तमान स्वरूप में क्या है? वर्तमान स्वरूप में 545 सदस्य हैं। निर्वाचित होकर के आने वाले सदस्यों की संख्या 543 है, 543, ठीक है। इतने सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं। और मनोनीत वाले जो 2 सदस्य थे एंग्लो इंडियन के, वो 2 ही सदस्य आपके यहाँ पर भी होंगे। वर्तमान जो सदस्यों की जो संख्या है 545 में, उसमें 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत वाले सदस्य आएंगे, ठीक है, और 543 सदस्य निर्वाचित होकर के आएंगे, ठीक। और निर्वाचन वालों का 2 होगा, एक तो राज्यों से निर्वाचित होकर के आएंगे और दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर के आएंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या होगी और राज्यों से, वो कितनी बताई गई बच्चों? 530 बताई गई है। कितनी? 530 बताई गई है। 530 सदस्य जो होते हैं वो क्या होंगे? राज्यों से निर्वाचित होकर के आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर वहाँ पर क्या 530 अधिकतम होंगे ये बताया गया है, लेकिन यहाँ पर 530 हो चुके हैं अधिकतम। यानी राज्यों से जितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए अधिकतम वर्तमान स्वरूप के आधार पर, संवैधानिक आधार पर, वो 530 हो गए हैं। लेकिन राज्यों की जो सदस्य संख्या 20 है अधिकतम, वहाँ पर अभी 20 ना होकर के 13 ही हैं। तो 13 में से ये थोड़ी सी अच्छी बात है, इसको आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें 13 सदस्य जो हैं, यानी कि अभी 7 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से कम है। तो वही जो 552 होता है, इसमें 545 है, तो 7 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से कम है। तो 7 सदस्य जो कम हैं वो कहाँ से, मतलब अभी सदस्य आए हैं जो 13 सदस्य, जो 20 में से 13 सदस्य लिए गए हैं, वो कितने किस राज्यों से हैं ये देखना दिलचस्प है। तो दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा सांसदों को, मतलब जो है संघ राज्य क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा सांसद दिल्ली से आते हैं। 7 संसदीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर 7 सांसद हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी और केंद्र शासित प्रदेश हैं, बहरहाल अभी तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को भी बना दिया गया है, लेकिन ये इसके अलावा अगर हम पहले की बात करें तो हमारे पास जो सदस्यों की जो संख्या थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। अभी हम लोग यहाँ से जब करेंगे तो सदस्यों की जो संख्या है वो राज्यों वाले सदस्यों की संख्या जम्मू एंड कश्मीर वाले यहाँ से घट जाएगी,
है ना। आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा कि जो लोकसभा की जो जम्मू एंड कश्मीर की एक सीट जो थी वो निकल करके इसमें चली आएगी, तो यहाँ 13 के बदले 14 हो जाएंगे, यहाँ 29 हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को। तो वो आपका क्षेत्र, हम लोग उसके बारे में कभी चर्चा आगे करेंगे कि लोकसभा की जो लद्दाख वाला क्षेत्र है उसमें एक पूरा क्षेत्र कवर करता है, फिर उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर है उसके बारे में, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम संरचना को समझते हैं, फिर उसके बारे में ज़रूरत समझेंगे तो बात करेंगे। तो आप 530 राज्यों से, ठीक है, 13 संघराज्य क्षेत्रों से, जिसमें 13 संघराज्य क्षेत्रों में से 7 जो सीटें हैं वो दिल्ली से अकेले ही प्रतिनिधित्व करती हैं, और बाकी की जो 6 बचते थे उनसे एक एक सदस्य चुन करके आते थे। ठीक है, तो इसे 13 सदस्य, यानी कि अभी संघराज्य क्षेत्रों से सदस्यों की संख्या कम है लोकसभा में। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया सीटों के बारे में, अधिकतम सीटें और वर्तमान सीटों के बारे में कि कितनी कितनी सीटें हैं। इसके साथ साथ हम देखें कि कुछ वर्ग को, यानी SC ST वर्ग को संविधान में प्रावधान किया गया है कि उनके लिए कुछ लोकसभा की सीटें आरक्षित रखी जाएंगी। ठीक है, कितनी सीटें आरक्षित रखी जाएंगी सीटें? आर्टिकल 330 कहता है, अनुच्छेद 330 कहता है कि लोकसभा में SC समुदाय के 84 सदस्य नियुक्त किए जाए, मतलब सीटें रिजर्व होंगी, 84 सदस्यों की सीटें रिजर्व होंगी, और ST की 47 सीटें रिजर्व की जाएंगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पूछता है किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 330 में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा में 84 SC समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा और 47 ST समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। तो दोनों को अगर हम मेंशन करेंगे तो आपकी जो सदस्य संख्या आ जाएगी 131, यानी कि कुल टोटल 552 में से 131 सदस्यों की जो संख्या आपकी होगी वो क्या होगी? SC ST समुदाय से प्रतिनिधित्व करेगी। 84 सदस्य SC समुदाय के रहेंगे, उसमें रिजर्व रहेंगे, सीटें रहेंगी, और 47 सीटें जो हैं ST समुदाय के लिए रिजर्व रहेंगी। तो ये तो आपका अभी हुआ कि वर्तमान में क्या स्वरूप है और अधिकतम सदस्यों की संख्या का क्या हो गया। तो आप इसको मत भूलिएगा, 545 आपके वर्तमान में है, 552 अधिकतम सदस्य संख्या है। 530 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, राज्यों से चुन करके आने वाले निर्वाचित सदस्यों के बारे में बात कर रहे हैं हम, अधिकतम हो सकते हैं, और राज्यों में अधिकतम 530 सदस्य हो भी चुके हैं। ठीक है, और फिर संघ राज्य क्षेत्रों में अधिकतम 20 सदस्य निर्वाचित होकर के आ सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में 20 सदस्य अभी निर्वाचित होकर के ना आकर के मात्र 13 सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं। 7 दिल्ली से आते हैं, 7 दिल्ली वाले क्षेत्र में मिलते हैं सदस्य, और बाकी शेष जो 6 संघ क्षेत्र थे जम्मू एंड कश्मीर को वर्तमान में आप छोड़ दीजिएगा, बाकी को लेकर के एक एक सदस्य आपके आते हैं। तो 6 उधर, तो 6 6 12 1 13, यानी 13 सदस्य आपके जो है चुन करके कहाँ से आते हैं वर्तमान समय। अधिकतम 20 हो सकते हैं, लेकिन 13 ही आते हैं। ठीक है, 13 आने के नाते जो 7 का डिफरेंसेज है वही 552 और 543 का अंतर है, और 2 एंग्लो इंडियन अधिकतम हो सकते हैं, और यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियन लिए भी जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके बारे में। तो क्या आज जो वर्तमान समय में हमारा संविधान दिख रहा है, संविधान में जो ये चीज़ें दिख रही हैं कि 552 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, तो क्या जो हमारा मूल संविधान बना तो मूल संविधान में भी 552 सदस्यों के बारे में ही था, मतलब उल्लेख था? तो आप ये जान लीजिए कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें 552 सदस्यों के बारे में ना हो करके 500 सदस्यों के बारे में ही उल्लेख किया गया था। कितने? 500 सदस्यों के बारे में ही उल्लेख किया गया था, और समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से इसमें संविधान संशोधनों के माध्यम से इसकी सीटों को मतलब जो है बढ़ाया गया। क्या किया गया था? पहली बार तो ये जान लीजिए, मूल संविधान में एग्जाम में आएगा कि लोकसभा में कितनी सीटें निर्धारित की गई थी, तो मूल रूप से अगर कहेंगे तो मूल संविधान में 500 सीटें ही निर्धारित की गई थी। ठीक है, इसके बाद में हमारा 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से, 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1956 में, लोकसभा के सदस्यों की जो सीटें थी वह 525 कर दी गई। कितने? 7वें संविधान संशोधन, ठीक है, के द्वारा लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या थी वो, ये कब किया गया था 7वां संविधान संशोधन? ये भी महत्वपूर्ण है कि ये 1956 में किया गया था। इसमें जो है जो सदस्यों की संख्या 500 हुआ करती थी उसे बढ़ा करके 525 कर दिया गया। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की सीटें 525 कर दी गई। ठीक, इसके बाद में फिर आगे चल करके 1974 में 31वां संविधान संशोधन कर दिया जाता है।
1974 में 31वां संविधान संशोधन किया जाता है और 74 में जो किया गया 31वां संविधान संशोधन है उसके माध्यम से लोकसभा के सदस्यों की सीटों की संख्या कितनी कर दी जाती है? 545। तो बहुत बारीकी से इस बात को ध्यान रखिएगा कि किस किस क्रम में आपको जब इसमें जब क्वेश्चंस मेंस के हम देंगे तो आपको ये लिखना होगा, आपको आयोग में पूछेगा भी कि किस क्रम में लोकसभा की वर्तमान स्वरूप जो है सीटों का वो कब से कैसे है और कब कब सीटों का क्या क्या वृद्धि कब की गई, किस किस संविधान संशोधन के माध्यम से, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो पहले आपने देखा मूल संविधान में 500 सीटें थीं, फिर उसके बाद में 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से आपने देखा कि सीटों की संख्या 525 कर दी गई। फिर आगे के क्रम में आप लोगों ने देखा कि जो है 31वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया जिसके माध्यम से सीटों की संख्या 545 कर दी गई। ठीक है, फिर उसके बाद में 1987 में गोवा दमन एवं दीप पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से कुछ सीटों की संख्या और बढ़ा दी गई, यानी कि सीटों की संख्या जो है 7 सीटों की संख्या और बढ़ा दी जाती है और 7 सीटों की संख्या बढ़ा करके 552 जो वर्तमान स्वरूप में दिख रहा है वो सदस्यों की संख्या हमारे 552 हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कब से? गोवा दमनदीप पुनर्गठन अधिनियम क्या है? 1987। एक एक अक्षर मैं इसमें स्टेटमेंट बोल रहा हूँ बेटा, आप इसको नोट कर डालिए वरना आप भूल जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने आ रहे हैं, ये इसको नज़रअंदाज कतई मत करिएगा वरना आपको समझने में बेसिक चीज़ें तो आप समझ जाएंगे लेकिन गूढ़ चीज़ें जो आपको एग्जाम में पूछता है वो आपको नहीं याद हो पाएगा। ठीक है, ऐसा आप नोट्स बनाते रहें। मैं बोर्ड पे जो आपको विजिबल नहीं है मैं एक एक स्टेटमेंट बोलता रहता हूँ, आप उसको देखते रहें, आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। आप बिल्कुल कतई चिंता ना करें कि बोर्ड पे दिखता नहीं है, ये मेरी इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं इसको सारे शब्दों को मैं यूज करता हूँ अपने स्टेटमेंट में, तो आप उस शब्दों को सुनिए, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपको? गोवा दमनदीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 कर दी गई। तो पूछ सकता है आपको कि वर्तमान स्वरूप जो आपको लोकसभा में दिखता है, लोकसभा के सदस्यों के वर्तमान स्वरूप जो दिखता है वह किस अधिनियम के तहत किया गया और कब? तो गोवा दमन एवं दीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के तहत जो है यह प्रावधान किया गया, 552 सदस्यों की संख्या कर दी गई है। इसके पहले 31वें संविधान संशोधन के द्वारा 545 की गई थी और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 525 कर दी गई थी और मूल संविधान में 500 सदस्यों की संख्या थी। आई होप आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। 7वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन, गोवा पुनर्गठन अधिनियम, ये 3 बिंदु रखिएगा, 500, 525, 545 और 552। ठीक है, ये क्रम है आपका। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ मूल संविधान में व्यवस्था की गई थी कि देखिए एक बात ये बताई गई थी, हमारे मूल संविधान में ये उल्लेख किया गया था कि भाई देखिए प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष बाद जनगणना होती ही है। तो प्रत्येक ये नहीं कहा गया जनगणना होगी, इसमें यह कहा गया कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद मतलब जो है जो जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन यानी कि एक तरह से कहिए सीमा का निर्धारण। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? लोकसभा के सदस्यों के बारे में। तो लोकसभा के सदस्यों की सीमा कहाँ तक होगी, यानी चूंकि देखिए हमारा जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो उसमें क्या 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य के बारे में बताया गया था। एक सदस्य जो है 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। उसी के आधार पर फिर आगे चल करके हम लोगों का जो संविधान, देश आज़ाद हो गया, संविधान बना, तो उसमें यही प्रावधान किया गया। तो प्रत्येक 10 वर्ष बाद क्या जनसंख्या में परिवर्तन आ जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो उसमें यही प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना के बाद परिसीमन किया जाएगा और परिसीमन के आधार पर लोकसभा की सीटें निर्धारित की जाएंगी, यानी कि उसमें फेरबदल किया जाएगा, उसको बढ़ाया जा सकता है सदस्यों की संख्या को। ठीक है, तो ये प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो है जनगणना के पश्चात होने वाली जनगणना के बाद परिसीमन आयोग, और ये बात ध्यान रखिएगा परिसीमन आयोग ही ये सब चीज़ें करता है। लोकसभा में राज्य एवं संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित करेगा। संविधान में इस व्यवस्था के अंतर्गत 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 निश्चित की गई। ठीक है, देखिए 543 निश्चित की गई। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो परिसीमन वाला व्यवस्था की गई, तो देखिए क्या हुआ जब देश आज़ाद हुआ हमारा,
ठीक है। तो 51 में, फिर उसके बाद में 61 में, फिर 71 में। ये क्या प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष बाद में जो है हमारे यहाँ जनगणना होती है। तो 10 वर्ष बाद जनगणना के बाद में क्या होगा, परिसीमन आयोग लोकसभा की सीटों का निर्धारण करेगा। तो ये हमारा 3 ही परिसीमन होने पाया, आज़ादी के बाद से 3 ही बार जनगणना हो पाई और परिसीमन होने पाया। 1971 में जो परिसीमन हुआ उसके आधार पर लोकसभा जनगणना के बाद परिसीमन कराया गया। परिसीमन के आधार पर क्या किया गया कि लोकसभा की जो सीटें हैं वो निर्धारित की गई 543 निर्वाचित वाली, और एंग्लो इंडियन को भी जोड़ करके यानी मनोनीत वालों को अगर जोड़ लिया जाए तो 545। तो आज वर्तमान समूह में हमें जो सदस्यों की संख्या दिखती है 543 निर्वाचित वाली वो सदस्य संख्या है, और 545 जो हम लोग कहते हैं वो 2 एंग्लो इंडियन जोड़ने के बाद हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आपने राष्ट्रपति के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो व्यवस्था अपनाई जाती है, अडॉप्ट की जाती है, उसमें क्या 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाता है सदस्यों को लेकर के, याद होगा आपको। ठीक है, तो वही आधार बनाया जा रहा है, और ये आधार क्यों बना और कब तक रहेगा अब ये आपको हम बताएंगे आगे चल करके अभी, कि यह जो आधार है ये 2026 तक ऐसे ही बना रहेगा। 2026 के बाद जो जनगणना होगी फिर उसके बाद परिसीमन होगा, फिर ये लोकसभा की सीटें फिर घटाई और बढ़ाई जाएंगी सीटें। ठीक है, परिसीमन यानी कि उसके बाद परिसीमन होगा और फिर वो बढ़ाई जाएंगी। तो इसमें एक दिलचस्प बात आपको जानने के लिए जरूरी है कि यह जो है 1971 की जनगणना के बाद परिसीमन किया गया, और उसके आधार पर जो लोकसभा की सीटें निर्धारित की गई 543 निर्वाचित वाली निर्धारित की गई और 2 एंग्लो इंडियन वाली निर्धारित की गई, तो यानी 545 सदस्यों की संख्या की गई। आज भी वही संख्या बनी हुई है। तो ये बनी क्यों है और क्या इसके पीछे की कहानी है, ये इसको भी जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए क्या होता है कि केंद्र सरकार ने, जो इंदिरा गांधी महोदया की जो सरकार थी, इन्होंने क्या किया कि 42वां संविधान संशोधन किया, और 42वां संविधान संशोधन कर 1976 के माध्यम से इन्होंने क्या कर दिया कि जो लोकसभा की जो सीटें हैं, इस व्यवस्था को निश्चित की गई कि जो लोकसभा की जो सीटें हैं ये सीटें एज इट इज़ बनी रहेंगी। कब तक, 2000 तक। 1976 में 42वें संविधान, जिसे आप जानते हैं मिनी संविधान संशोधन षोडशी समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था मिनी संविधान संशोधन। उसमें बहुत सारे सुधार किए गए थे, उसमें एक सुधार यह भी है आपका कि जो 1971 की जनगणना के बाद से जो परिसीमन हुआ था, परिसीमन के बाद में जो निर्धारित की गई थी लोकसभा की सीटें यानी 543 निर्वाचित वाली और 2 मनोनीत वाली यानी 545 जो निर्धारित की गई थी, इसको इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके अस्थायी कर दिया, और यह कह दिया कि अब 81, 81 और 91 में जो जनगणनाएँ होंगी तब तक उसके जनगणना के बाद जनगणना के बाद परिसीमन नहीं कराया जाएगा, और परिसीमन के आधार नहीं, परिसीमन होता इसी नाते था कि परिसीमन करने के बाद में सीटें बढ़ाई जाएंगी आपकी, है ना। जैसे ज़रूरत पड़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, परिसीमन में जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो सीटें बढ़ा दी जाएंगी। लेकिन इन्होंने 42वां संविधान संशोधन करके निश्चित कर दिया कि नहीं, परिसीमन अब नहीं होगा। ठीक है, परिसीमन अब 2000 के बाद होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ये कहा गया 2000 में होगा, यानी कि 2000 के बाद जो जनगणना 2001 में होगी उसके बाद परिसीमन आप कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान 42वें संविधान संशोधन में किया गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर सरकार फिर एक सुधार करती है, संविधान संशोधन करती है, उसके बारे में भी आइए जानते हैं। तो फिर पुनः फिर क्या करती है सरकार कि 2001 में 84वां संविधान संशोधन किया जाता है। क्या किया जाता है, 2001 में 84वां संविधान संशोधन किया जाता है, और ये 84वां संविधान संशोधन ये कहता है कि अब परिसीमन, देखिए थोड़ा शब्दों को समझिएगा वरना परिसीमन तो आगे के अनुच्छेदों में अनुच्छेद 87 में भी कह दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ी सी गूढ़ता को समझिएगा। लोकसभा की सीटों को लेकर के परिसीमन के आधार पर परिसीमन तो किया जाएगा, लेकिन परिसीमन के आधार पर, मतलब इसमें तो ये इस अनुच्छेद में सीधे कह दिया गया था 84वें में कि परिसीमन नहीं होगा अब। ठीक है, केवल क्या होगा, जनगणना होगी, जनगणना के बाद आधार करेंगे, और जो सीटें लोकसभा की वर्तमान में बनी हुई हैं यह 2026 तक एज इट इज़ बनी रहेंगी। जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी सरकार ने प्रावधान किया था कि परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर ही रहेगा और 2000 तक कोई वृद्धि इसमें लोकसभा की सीटों की नहीं की जाएगी। वही अगला सुधार करते हुए जो अगली सरकार अपनी आई उसमें एक निर्धारित कर दिया गया कि
84वां संविधान संशोधन किया गया 2001 में, जिसमें यह बात बताई गई कि जो लोकसभा की सीटें हैं 545 निर्वाचित वाली और 2 मनोनीत वाली, यानी 545 सीटें हैं, यह अपनी यथास्थिति बनाए रखेंगे, सीटों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। कब तक? 2026 तक कोई बढ़ोतरी इसमें नहीं की जाएगी। ठीक है, ये बताया गया उन्होंने, और 2071 की जनगणना को ही आधार बनाया जाएगा। ठीक है, ये तो बात थी आपकी इसके संदर्भ में थी, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 1971 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा की सीटें निर्धारित की गई हैं। तो ये 2 आपको हैं, एक तो 42वां संविधान संशोधन है जिसने कहा था कि 71 की जनगणना का ही आधार वर्ष 2000 तक रहेगा, इसके बाद आप कर सकते हैं। तो फिर 2001 में सरकार ने फिर बदल कर दिया, उसने मतलब इसी को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। उसने क्या किया? 84वां संविधान संशोधन किया 2001 में, जिसमें यह निर्धारित किया कि सदस्यों की जो संख्या है वह एज इट इज़ जो है 1971 की जनगणना का आधार परिसीमन है, उसी परिसीमन को आधार बनाते हुए 2026 तक एज इट इज़ ही रहेगी। ये तो बात कर दी गई। हालांकि उसके बाद में कुछ संविधान संशोधन हुए जिसमें परिसीमन की परमिशन दी गई, लेकिन सीटों को बढ़ाने का आधार नहीं दिया गया। ठीक है, इसके बाद संविधान संशोधन होता है 87वां, उसमें आप कुछ बात बताई जाती है कि मतलब परिसीमन के आधार पर, यानी कि जो 71 का परिसीमन उस आधार पे नहीं, परिसीमन का आधार 2001 की जनगणना का आधार हो जाएगा। 2001 की जनगणना के आधार पे परिसीमन किया जा सकता है, ये बात है। लेकिन आप बस इतना ही ध्यान रखिए, उसकी गूढ़ता को जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। यहाँ पर आप लोग इतना ही समझने की कोशिश करिए कि कब कब क्या किया गया। तो यानी कि जो है 1971 आज भी देखिए, और 26 तक ये बना रहेगा, और 26 में तो इलेक्शन होंगे, जो 26 में आपके जनगणना तो होगी नहीं, जनगणना तो प्रत्येक 10 वर्ष बाद यानी 31 में होगी। 31 के बाद का जो परिसीमन होता है, अगर सरकार ने कोई संविधान संशोधन करते हुए लोकसभा की सीटों को पुनः ऐसे नहीं बढ़ाया, तो 2026 के बाद जो अगली जनगणना होगी, यानी 2031 में जो जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा। परिसीमन के आधार पर फिर लोकसभा की सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। समझ गए होंगे, बशर्ते कंडीशन ये हो कि फिर से कोई संविधान संशोधन करके फिर सीटों को ना बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अगर सीटें बढ़ेंगी भी लोकसभा की 545 से अधिक होंगी भी, तो 31 के बाद ही होंगी, जो परिसीमन के बाद आएंगी रिपोर्ट। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। चलिए अब लोकसभा के सदस्यों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन के बारे में देखते हैं। लोकसभा के निर्वाचन का प्रत्यक्ष, आप जानते हैं लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो वयस्क प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। ठीक है, तो क्या वयस्क, किन व्यक्तियों को वयस्क कहा जाता है और कब से कहा जाता है? जैसे हम लोग हैं, आज की डेट में वर्तमान समय में क्या है कि 18 ईयर्स की एज जो पूरी कर लेता है उसे वयस्क माना जाता है। तो क्या जो संविधान हमारा मूल रूप से था, शुरुआती दौर में ही जो सदस्य इलेक्शन में वोट देते थे वे क्या इसी एज में 18 वर्ष की एज में वोट देते थे? तो नहीं, पहले क्या था कि जो व्यक्ति 21 वर्ष का होता था वही मतदान करने का अधिकारी हुआ करता था, वही वयस्क माना जाता था। आज वयस्क की जो डिफिनेशन है संविधान के आधार पर वह क्या है, 18 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क माना जाता है। पहले क्या था, 21 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क माना जाता था। किस आधार पर? चुनाव, मतलब लोकसभा में सीटों में लोकसभा में मतदान करने के लिए उसे वयस्क मानने की उम्र जो थी 21 वर्ष मानी जाती थी पहले। लेकिन सरकार ने 1989 में 61वां संविधान संशोधन करते हुए 21 वर्ष की जो वयस्क आयु की जो सीमा थी उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया। कब? 61वें संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से सरकार ने क्या किया, 61वां संविधान संशोधन किया 1989 में। उसमें सरकार ने ये प्रावधान किया कि जो वयस्क आयु की जो है वह 21 वर्ष से न रह करके अब 18 वर्ष निर्धारित कर दी जाएगी। तो यानी कि अगर कोई कहे लोकसभा के निर्वाचन में भाग लेने वाले की आयु जो सीमा है वो कितनी है, 18 वर्ष है। ठीक है, वयस्क व्यक्ति हो वो प्रत्यक्ष रूप से भी, प्रत्यक्ष चुनाव उसका होता है, प्रत्यक्ष रूप से देना होता है। वयस्क मताधिकार होता है। वयस्क मताधिकार की जो डिफिनेशन है 61वें संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, ये तो आपको मत देने वाली बातें हो गई। अब दूसरी बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों की योग्यता। देखिए, योग्यता के लिए बेसिक चीज़ें हैं कि क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो उसका सामान्य सी बात है, हर व्यक्ति के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। और वो जो है 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, पागल और दिवालिया ना हो, किसी भी सरकारी सेवा में ना हो, जैसा कि बताया ना कि कोई भी लाभ के पद पे ना हो,
और लाभ के पद के अंतर्गत जो है सभी केंद्र सरकार की जो है केंद्र सरकार की नौकरियां, सभी राज्य सरकार की नौकरियां, सभी प्राधिकरणों की नौकरियां जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से प्लस हो, वो यानी कि जो भी निगम हैं उनमें सरकार का जो हिस्सा होता है उसमें करने वाले कर्मचारी, ये सब लाभ के पद वाले माने जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक आधार जो है वही योग्यता का आधार बनाता है। सदस्यों की निर्हरता, हाँ, निर्हरता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन है ना, कौन से सदस्य लोकसभा सदस्य के लिए जो है क्या होंगे, अयोग्य घोषित किए जाएंगे। ये लोकसभा के सदस्यों के अयोग्यता के संदर्भ में बताई गई बातें। तो इसमें बातें बताई गई हैं बच्चों कि लोकसभा में वो अनुच्छेद जो है 101 से लेकर के 102 दो अनुच्छेद जो है यह क्या कहता है, लोकसभा के अयोग्यता दी गई है। लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बताया गया, कौन से सदस्य कौन से लोग लोकसभा के लिए अयोग्य हो जाएंगे। ठीक है, सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में इसमें बताया गया है। इसमें कहा गया है कि देखिए दल बदल के आधार पर कोई सदस्य है चुनाव जीत करके जाता है और वह दल बदल की व्यवस्था करता है, तो भी वो मतलब क्या होगा, दल बदल की व्यवस्था करने का मतलब है किसी पार्टी के माध्यम से जीतता है और दूसरी पार्टी में चला जाता है तो भी उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। और ठीक है, यह प्रावधान जो है ये किया गया है। और मान लो किसी सदस्य का, यहाँ पे सदस्य की निर्हरता शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्हरता, इसको इंग्लिश में डिस्क्वालिफिकेशन कहते हैं या अयोग्यता आप कह सकते हैं, इसको हिंदी में अयोग्यता कह सकते हैं, या हिंदी का दूसरा शब्द जो इसका है निर्हरता इसे कहते हैं। निर्हरता मतलब अयोग्यता। ठीक है, इंग्लिश में डिस्क्वालिफिकेशन। तो कोई व्यक्ति कैसे कब अयोग्य हो जाएगा, लोकसभा सदस्य के लिए अयोग्यता कब रखेगा। एक तो वो सदस्य क्या होना चाहिए कि अगर उसके संसद का सदस्य है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, अगर उसके चुनाव में कोई मतलब डिस्टर्बेंस रहा है, चुनाव में जो है कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं कि जो कि चुनाव आयोग उस पर ये कहता है कि इनकी योग्यता नहीं है, मतलब ये योग्य नहीं है जिस आधार पर ये मतलब अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं कि हम हैं, तो अगर अयोग्यता उनकी सिद्ध होती है किसी आधार पर, तो देखिए आधार कई हैं। तो एक आधार है कि जो निर्वाचन के समय धांधले या निर्वाचन के समय कोई त्रुटियां होती हैं उसके संदर्भ में है। दूसरा ये है कि जीतने के बाद दल बदल वाली, तो दो बिंदु हैं। तो अगर दल बदल वाली व्यवस्था है, ठीक है, तो दल बदल वाली व्यवस्था है तो भी, या निर्वाचन के संदर्भ में कोई त्रुटियां हैं तो भी, अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिफारिश करता है कि इस व्यक्ति की सदस्यता निरस्त कर दी जाए, तो राष्ट्रपति महोदय मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह मानते हुए उनको निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे, उनको सदस्यता उनकी समाप्त कर दी जाएगी। तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई व्यक्ति दल बदल के आधार पर अगर संसद के सदस्यता खोने वाला होता है, यानी कि अयोग्य होता है दल बदल के कानून के आधार पर, दल बदल में 5-7 बिंदु बताए गए हैं कि मतलब आप किसी राजनीतिक पार्टी से जीतते हैं और किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में आप जाकर के शामिल हो जाते हैं तो भी आपकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। और आप अगर राजनीतिक कोई पार्टी से जीतते हैं, उसके अगेंस्ट जाकर के मतदान करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो उसमें आपकी सदस्यता नहीं। ऐसे तमाम सारे बिंदु हैं दल बदल के बारे में, उसकी कभी चर्चा और करेंगे। तो जब अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, अनुसूची 10 में है इसके बारे में, तब डिटेल करेंगे वहाँ पर। तो उसमें क्या हो जाएगा, व्यक्ति की सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। तो ये दल बदल के आधार पर कोई व्यक्ति योग्य है या अयोग्य है, इसका निर्धारण कौन करता है, ये राष्ट्रपति महोदय नहीं करते हैं। निर्वाचन संबंधी त्रुटियां और डिस्टर्बेंस में निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दल बदल के आधार पर मतलब अयोग्य ठहराया जाता है, तो दल बदल करने वाला व्यक्ति अगर लोकसभा का है तो लोकसभा अध्यक्ष इस पर निर्णय लेंगे, और राज्यसभा का अगर सदस्य है तो राज्यसभा अध्यक्ष इसका निर्णय लेंगे कि कौन सा व्यक्ति अयोग्य या निर्हार्य है। ठीक है, निर्हरता रखता है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब इनके कार्यकाल के बारे में देखते हैं। तो कार्यकाल का जो के विषय में बताया गया है वो अनुच्छेद 83 के भाग 2 में इनके कार्यकाल के बारे में बताया गया। किसके, लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। और इसमें कहा गया है अनुच्छेद 83 में 83(2) में यह कहा गया है कि जिस दिन मतलब लोकसभा की प्रथम बैठक जिस दिन होगी, उस प्रथम बैठक से अगले 5 वर्ष तक क्या होगा, उनका कार्यकाल माना जाएगा। ठीक है, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक का उनका कार्यकाल माना जाएगा। लेकिन इसके बीच में भी अगर लोकसभा भंग कर दी जाती है, यानी कि सरकार अपना बहुमत खो देती है, तो उसके पहले भी खंडित हो सकती है। लेकिन अगर अस्थायी रूप से अगर देखा जाए, दीर्घगामी इसके पूरे पीरियड को अगर समान रूप से अपनी मानक को पूरा करते हैं, तो वो 5 वर्ष ही, पहली बैठक से 5 वर्ष तक, ना कि चुनाव पहली बैठक से
5 वर्ष तक का इनका कार्यकाल होगा। आपातकाल स्थितियों में, हाँ देखिए कार्यकाल के बारे में कुछ और चीज़ें भी जानिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसको दिमाग में बहुत अच्छी तरह से रखिएगा। ये तो सामान्य सी बात हुई, लेकिन अगर आपातकाल की स्थिति है, क्या है, अगर आपातकाल की स्थिति है तो लोकसभा का कार्यकाल 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल। ठीक, अगर आपातकाल मतलब समझते हैं अनुच्छेद 352 वगैरह या राष्ट्रीय आपात यानी इमरजेंसी वगैरह की स्थिति जैसे लग जाए, तो उस समय अगर सरकार चाहती है तो 1-1 वर्ष के लिए अपने क्या होता है कार्यकाल को बढ़ा सकती है, लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है। ठीक है, तो इसमें यही प्रावधान किया गया है, संसद द्वारा वृद्धि की जा सकती है। किसके द्वारा? संसद अपनी जो है सरकार अपनी जो समय पीरियड है, समय सीमा है, उसको एक्सटेंड कर सकती है, बढ़ा सकती है। 5 साल भले ही पूरा होने वाले हैं तो वो 1-1 साल के लिए आपातकाल की स्थिति में बढ़ाया जा सकता है। द्वितीय मतलब आपातकाल के समय ऐसा किया गया है, इंदिरा गांधी की सरकार ने जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी महोदया ने लगाया था तो उस समय इन्होंने ऐसी व्यवस्था की गई थी। भारत में 2 बार ऐसा अभी तक हो चुका है, मतलब दो बार एक्सटेंड किया गया है, 1-1 वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया है। तो 15 मार्च 1977 से लेकर के 15 मार्च 1978 तक, ठीक है, पहली तिथि जो रहती है 15 मार्च 1976 से लेकर के 15 मार्च 1977 तक 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया था लोकसभा का। फिर उसके बाद में 15 मार्च 1977 से लेकर के 15 मार्च 1978 तक, यानी 1976 से लेकर के, ठीक है, 15 मार्च 1976 से लेकर के 15 मार्च 1978 तक, 76 से 77, 77 से 78, यानी 1-1 वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाए गए थे। ये आपातकाल की स्थिति में द्वितीय आपातकाल था। उसमें 5वीं लोकसभा गठित थी। 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 15 मार्च से लेकर के फिर 15 मार्च 1976 से लेकर के 15 मार्च 1977 तक 1 वर्ष ये कार्यकाल बढ़ाया गया। फिर दोबारा इसकी बैठक की गई और फिर इसमें निर्णय लिया गया कि 1 वर्ष के लिए और कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। तो 15 मार्च से लेकर के 15 मार्च 1977 से लेकर के 15 मार्च 1978 तक के लिए 2 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया। और एक बात और भी जान लीजिए कि आपातकाल की घोषणा की समाप्ति जब की जाती है तो अधिकतम 6 महीने तक मतलब कार्य में रह सकती है संसद। ठीक है, और उसके बाद आपको इलेक्शन कराना ही कराना होगा। ठीक है, तो आपातकाल की घोषणा की समाप्ति के बाद 6 महीने से ज़्यादा दिनों तक आप इस तरह से लोकसभा को नहीं रख सकते हैं, लोकसभा खंडित हो जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये तो बात थी आपके कार्यकाल के संदर्भ में। और कुछ बातें करते हैं सदस्यों के शपथ ग्रहण के बारे में। अनुच्छेद 99 संसद के सदस्यों के शपथ ग्रहण के बारे में कहता है। क्या कहता है? अनुच्छेद 99 संसद के सदस्यों के शपथ ग्रहण के बारे में बताता है। अब संसद के सदस्यों के शपथ ग्रहण का उल्लेख किस में है बच्चों? जानते हैं, अनुसूची 3 में सभी के बारे में उल्लेखित किया गया है। तो यहाँ पर शपथ वगैरह के बारे में उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 99 में ये बात बताई गई कि संसद के सदस्यों के शपथ ग्रहण, तो जो अनुसूची 3 में जो शपथ का प्रारूप दिया गया है उसके आधार पर सभी सदस्य शपथ लेंगे। राष्ट्रपति महोदय इनको शपथ दिलाएंगे सभी को। ठीक है, अब इनके वेतन भत्तों के बारे में किया जाए। अगर सांसद का वेतन भत्ता देखा जाए तो सांसद को प्रत्येक माह 50,000 रुपये उसको मिलते हैं। ठीक है, सैलरी के रूप में। फिर उसको 50,000 रुपये 45,000 45,000 रुपये भत्ते के रूप में मिलते हैं। ठीक है, किसके रूप में? प्रति माह 45,000 रुपये निर्वाचन क्षेत्र में भत्ता, यानी टहलने घूमने के लिए जो भत्ता खर्च करने के लिए उनको भत्ता मिलता है 45,000 रुपये। और 45,000 रुपये कार्यालय भत्ता के रूप में भी दिया जाता है, क्योंकि कार्यालय जो स्थापित किए जाते हैं जगह जगहों पे सांसद महोदय के, तो उसके लिए भी 45,000 रुपये प्रति माह भत्ता उनको वो भी मिलता है। और जब वो बैठक या अधिवेशन वगैरह करते हैं, प्रत्येक बैठक और अधिवेशन के दौरान उनको 2,000 रुपये प्रति बैठक के आधार पर उनको निर्धारित किया जाता है। यानी इस आधार पर अगर हम देखें तो 50,000 रुपये उनको सैलरी मिलती है, 45,000 रुपये उनको क्षेत्रीय भत्ता के तौर पे उनको दिया जाता है। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र में जो आने जाने का जो भत्ता लगता है, खर्चा होता है, उस पर खर्च करते हैं। और अपने कार्यालय पे 45,000 रुपये उनको कार्यालय भत्ता के रूप में दिया जाता है। और 2,000 रुपये प्रति बैठक या अधिवेशनों के दौरान जब वो करते हैं तो 2,000 रुपये प्रति उनको इस रूप में दिया जाता है। तो एक अच्छा खासा अमाउंट लगभग करीब में उनको पैसा मिलता है, 2 लाख से प्लस तो उनकी सैलरी के रूप में ऐसे लगभग हो जाते होंगे।
तो ये सांसद महोदय को ये वेतन भत्तों के बारे में है। इसके अलावा थोड़ा सा संसद की गणापूर्ति के बारे में हम लोग बात करते हैं, अधिवेशन एवं गणापूर्ति। देखिए अधिवेशन के बारे में ये भी जान लीजिए कि अधिवेशन को जो आहूत करने वाले व्यक्ति होते हैं वो राष्ट्रपति महोदय कहते हैं। और राष्ट्रपति क्या होते हैं, प्रत्येक जैसे सत्र जो संसद के 3 सत्र चलते हैं, ठीक है, संसद के 3 सत्रों में प्रत्येक सत्र के मध्य में 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए और एक वर्ष में लगभग कम से कम 2 संयुक्त बैठकें होनी चाहिए, 2 बैठकें होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बैठक से दूसरे बैठक के मध्य में, जैसे एक बैठक का अंतिम दिन और दूसरी बैठक का मतलब एक जो काल पीरियड है, मतलब एक सत्र का जो पीरियड है, दूसरे सत्र के पीरियड में एक सत्र का अंतिम दिन और दूसरे सत्र का पहला दिन के मध्य में 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रहे कि एक वर्ष में 2 बैठकें होनी अति आवश्यक है, ठीक है, एक वर्ष में 2 बैठकें होनी अति आवश्यक है। और प्रत्येक जो पहली जो बैठक हुई है, पहले सत्र की जो अंतिम बैठक है, उस अंतिम बैठक का जो दिन है या तिथि है, उस तिथि से जो दूसरी बैठक होगी, मतलब एक वर्ष में दूसरी बैठक होगी, वो 6 महीने से ज़्यादा के अंतराल पर नहीं होनी चाहिए। तो यही बात कहता है, क्या कह रहा है, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा के अधिवेशन को आहूत करेगा। क्या करेगा, लोकसभा के अधिवेशन को 2 बार आहूत करेगा, मतलब बुलाएगा। और दोनों जो दोनों बैठकें होंगी, उन दोनों बैठकों के मध्य में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। लोकसभा की वही बात जो मैंने बताई, फिर आगे लिखा है, लोकसभा की एक सत्र की प्रथम बैठक, लोकसभा की कोई सत्र होगा, ठीक है, जैसे ग्रीष्मकालीन सत्र चल रहा है, शरदकालीन सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, कोई भी सत्र चल रहा है, एक सत्र की अंतिम बैठक और दूसरे सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल जो मैंने बताया वही बात यहाँ करा, 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, ठीक है। और अधिवेशन में गणापूर्ति क्या होती है, जैसे लोकसभा की जो बैठक होती है, इसमें गणापूर्ति के लिए लोकसभा की जो टोटल सदस्य संख्या हो उसका 1/10 हिस्सा गणापूर्ति के लिए अति आवश्यक है। उससे मतलब होने ही चाहिए, गणापूर्ति के लिए 1/10 सदस्य होने ही चाहिए। अब 1/10 सदस्य क्या, यानी कि अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 और वर्तमान समय में 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545। तो 545 के आधार पर हम 10% अगर आधार करते हैं तो हमारी जो सदस्यों की संख्या आ जाती है वो लगभग करीब में आपकी 55 के करीब में आपकी सदस्यों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। 550 में से अगर देखेंगे तो 55 सदस्य हमारी गणापूर्ति, यानी कि लोकसभा की कोई अगर बैठक हो रही है, ठीक है, उसमें गणापूर्ति के लिए लगभग 55 सदस्यों का होना, संसद का होना अति आवश्यक है। अगर 55 सांसद से कम है तो राष्ट्रपति महोदय उस बैठक को स्थगित कर देंगे, आहूत करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष उसको, मतलब एक तरह लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता करते हैं तो उसको बैठक को संचालित नहीं किया जाएगा, बैठक को ही रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसमें गणापूर्ति है जो है 1/10 सदस्यों की उपस्थिति पर ही होगी। 1/10 सदस्य मतलब 55 सदस्य होने ही चाहिए, गणापूर्ति तभी मानी जाएगी, ठीक है। अब इसी में ही देखिए गणापूर्ति में उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93 से लेकर के अनुच्छेद 97 तक के बारे में इसमें बताया गया है। 93 से 97 के मध्य में जो है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र आप जानते हैं उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष महोदय को देता है। लोकसभा अध्यक्ष वही व्यक्ति होता है जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, सत्ता पक्ष में जो जिसकी सरकार रहती है, सरकार वे लोग इलेक्ट करके चुन करके अपना अध्यक्ष बनाते हैं। और अध्यक्ष क्या होता है, वह निष्पक्ष रूप से सदन की कार्रवाई को संचालित करने का कार्य करता है, ठीक है। और लोकसभा में कोई डिस्टर्बेंस होने पर वह अपने दलगत भावना से ऊपर उठ करके वह निष्पक्ष रूप से कार्य करता है और अपने डिसीजन और निर्णय देता है और सदन की कार्रवाई में भाग लेता है। ये हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो सत्ता पक्ष का ही व्यक्ति होता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष मोस्टली जो है वो विपक्ष के व्यक्ति को रखा जाता है। तो ये कुछ थोड़ी बहुत लोकसभा के संदर्भ में बातें थी। इसके शेष बातें हम लोग अगले अध्याय में करते हैं, पार्ट 2 में। धन्यवाद।